नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश और दुनिया की उन हस्तियों की ज़िंदगी के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे इस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे पॉपुलर हथियार AK-47 राइफल के जनक जनरल मिखाइल क्लाशनिकोव के बारे में। क्लाशनिकोव का पूरा नाम मिखाइल तिमोफेविक क्लाशनिकोव है। उनका जन्म 10 नवंबर 1919 को हुआ था। वे अपने 19 भाई बहनों में 17वें नंबर पर थे। इसी के साथ शुरुआती दिनों में उनके परिवार को मुफलिसी से भी गुजरना पड़ा था। यही नहीं, जब वो छोटे थे तो उन्हें कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया था। 6 साल की उम्र में एक बार वे इतने गंभीर रूप से बीमार हो गए कि उनके बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई। बचपन में उनकी खासियत यह थी कि जब किसी मशीन को वह देखते थे तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। इतना ही नहीं, मशीन को खोलकर देखते थे कि इसमें क्या है। यही वजह थी कि साल 1938 में उन्हें रूस की रेड आर्मी में जगह मिली। असल में उनकी लंबाई मुख्यधारा की सेना में शामिल होने के लिए नाकाफ़ी थी, लेकिन मशीनों के प्रति उनके प्रेम ने इस काम में उन्हें इतना निपुण कर दिया था कि सेना उन्हें दुश्मन की स्थिति का पता लगाने वाले मशीन के नियंत्रण के लिए रखती थी। बाद में वे टैंक कमांडर तक बने। ट्रेनिंग के दौरान मशीनों के प्रति उनकी जानकारी से प्रभावित होकर उन्हें कई बार इनाम भी मिलते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त टैंक के संचालन के वक्त वे जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भेज दिया गया। इलाज कराने के वक्त कुछ सैनिक वहां पर खड़े थे जो सोवियत हथियारों की बुराई कर रहे थे। यह सुनकर मिखाइल क्लाशनिकोव ने बहुत अपमानित महसूस किया और मन ही मन ठाना कि वे रूस के सैनिकों के लिए ऐसे हथियारों का निर्माण करेंगे जिसको चलाने के बाद वे अपने देश के लिए गर्व की अनुभूति करें। यहीं से AK-47 की नींव पड़ी। हालांकि इसके बनने में सालों की मेहनत लगी। दरअसल रूसी सीमाओं पर काफ़ी ठंड रहती है। इसके चलते सैनिकों को मोटे मोटे ग्लव्स पहनने पड़ते थे, लेकिन ग्लव्स होने के चलते उन्हें बंदूक चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार निशाना चूकने या ट्रिगर ना दबने की खबरें भी आती थी। अगर आप ध्यान से देखें तो AK-47 सीरीज की तमाम बंदूकों की कई खूबियों में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ना लेने वाला भी चला सकता है। रूसी सेना में जनरल का पद पाने वाले क्लाशनिकोव असल में एक आविष्कारक थे। कोई मशीन पाने के बाद उनका दिमाग किसी पढ़े लिखे इंजीनियर से भी तेज चलता था। जब उन्होंने बंदूक बनाने की ठानी तो वे सेना के हिस्सा थे। उन्होंने सेना में रहते हुए ही राइफल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें रेड आर्मी के मुख्य तोपखाने निदेशालय की अहम भूमिकाओं में रखा गया। साल 1944 में उन्होंने एक गैस से चलने वाला 7.62 × 39 mm कॉर्टेज वाला हथियार बनाया। यह M1 गैरेट राइफल से प्रेरित था। उसी दौर में येरगेई गेवरिलोविक सिमनोव ने एक आविष्कार किया, सोवियत सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन का। इसने क्लाशनिकोव को बहुत प्रभावित किया। इसी से AK-47 का रूप बनना शुरू हुआ। साल 1947 में उन्होंने AK-47 की पहली किस्त तैयार कर दी, लेकिन तब इसे मान्यता नहीं मिली। लेकिन वे खुद सेना का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें इसका एहसास था कि अपने आविष्कार को कैसे रूसी सेना के लिए दिया जाए। साल 1949 में रूसी सेना ने उनकी बनाई बंदूक का अनुभव किया और इसे भारी मात्रा में बनाने के आदेश दिए। सेना से रिटायर होने के बाद क्लाशनिकोव ने टेक्निकल साइंस में डॉक्टर की उपाधि ले ली और 16 अधिक शिक्षण संस्थानों का हिस्सा बन गए। दूसरी ओर उनके आविष्कार से बनी बंदूक की श्रृंखला शुरू हुई। AK-47 के बाद AKM, AK-74, AK-101, AK-103, AK-105, AK-12, RPK, PK मशीन गन से होते हुए अब यह सबसे खतरनाक और एडवांस गन AK-203 तक पहुंच गई, जो भारत में बनाई जाएगी। विकिपीडिया के अनुसार क्लाशनिकोव ने AK-47 व इस सीरीज की बंदूकों को बनाने के लिए इतनी दफ़ा इसे चलाया कि उनकी सुनने की क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ा। लंबी बीमारी के बाद क्लाशनिकोव की दिसंबर 2013 में मौत हो गई। अपने मरने के कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ लेख लिखा था। साल 2014 में एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनके लेख को छापा। इसके अनुसार वे मानसिक तौर पर बहुत स्वस्थ नहीं थे। शारीरिक बीमारी के अलावा वे खुद को
उन सब लोगों की मौत का जिम्मेदार मानने लगे थे जिनकी हत्या उनके द्वारा बनाई गई गन से हो रही थी। एक आंकड़े में ऐसे दावे हुए कि AK-47 श्रृंखला की बंदूकों को अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान ने आतंक फैलाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। इसने क्लाशनिकोव को झंझोर कर रख दिया। बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक सार्वजनिक बयान देकर अफसोस भी जताया था। मिखाइल क्लाशनिकोव ने 2 बार शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी ने बंदूकों के डिज़ाइन तैयार करने में उनकी काफ़ी मदद की थी। वे भी एक इंजीनियर थी। इसी के साथ उनके 4 संतानों में बेटा भी सेना के लिए हथियार डिजाइन करता था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको देश दुनिया की उन हस्तियों की जिंदगी के सफर पर ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे मात्र 27 साल के उस फौजी के बारे में जिसने लीबिया के शासक को गद्दी से उखाड़ फेंका। ये कहानी है दुनिया के सबसे हैंडसम और स्टाइलिश तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी की। लीबिया के बेदुइन कबीले का एक लड़का जिसके पिता बकरियां और ऊंट चराया करते थे, जिसने 27 साल की उम्र में रक्तहीन क्रांति से तख्ता पलट कर दिया, लेकिन बाद में अपना शीश महल खून की बुनियाद पर बनाया। वो जिस फॉक्सवैगन कार में सफर करता था, पर बाद में वह उसकी अय्याशी का प्रतीक बन गई। उसने अपने नाम के साथ कर्नल, इमामों का इमाम और अफ्रीका का शहंशाह जैसी उपाधियां धारण की, लेकिन अमेरिका की नज़र में वो पागल कुत्ता था और जो हमेशा खूबसूरत अंगरक्षकों से घिरा रहता था। जब ब्रिटेन की महारानी 50 सालों तक शासन कर सकती है और थाईलैंड का राजा 68 सालों तक राज कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। यह लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के शब्द थे, जिसने 27 साल की उम्र में तख्ता पलट किया और 42 सालों तक राज किया। लीबिया में विद्रोह हुआ तो उसने अपने भाषण में यह बात कही। उसका पूरा नाम था मुअम्मर अल गद्दाफी, लेकिन कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाने वाला यह आदमी कौन था? 7 जून 1942 को लीबिया के सिरते शहर में जन्मा गद्दाफी हमेशा से अरब राष्ट्रवाद प्रभावित रहा और मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासिर का प्रशंसक रहा था। 1961 में बेंगाजी के सैन्य कॉलेज में प्रवेश लिया। सैन्य परीक्षण पूरा होने के बाद लीबिया की फौज में कई बड़े पदों पर काम किया। सेना में रहते हुए कई उपलब्धियां हासिल की। हालांकि इस दौरान उसका तत्कालीन प्रशासक इदरीस के साथ मतभेद रहा। इसके बाद गद्दाफी ने सेना छोड़कर उस गुट के लिए काम करना शुरू किया जो सरकार के विरुद्ध काम करता था। 27 साल की उम्र में ऐसे किया तख्ता पलट। गद्दाफी ने एक विरोधी गुट के साथ मिलकर देश में तख्ता पलट करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उस समय को चुना गया जब तत्कालीन प्रशासक इदरीस तुर्की में इलाज करवा रहे थे। 1 सितंबर 1969 को गद्दाफी ने विद्रोहियों के साथ मिलकर राजा इदरीस की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सेना प्रमुख की शपथ ली। इस तरह गद्दाफी ने पूरे देश की सेना को नियंत्रित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। गद्दाफी ने लीबिया में विदेशी प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने लीबिया से मदद पा रहे अमेरिका और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को बंद करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा उन्होंने आदेश जारी किया कि लीबिया में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को राजस्व का बड़ा हिस्सा सरकार को देना होगा। गद्दाफी ने लीबिया में कई सामाजिक और धार्मिक बदलाव भी किए। उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को बदलकर इस्लामिक कैलेंडर लागू किया। इसके अलावा शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट लीबिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस घटना से देश में कई बदलाव आए, जिनमें विदेशी प्रभाव का कम होना, सामाजिक और धार्मिक बदलाव शामिल थे। यह सचमुच चौंकाने वाली बात है कि लीबिया के लोगों को तख्ता पलट का नेता कौन है, इस बात की जानकारी घटना के 7वें दिन तक नहीं थी। यह घटना दर्शाती है कि उस समय लीबिया में सूचना का प्रसार कितना सीमित था। गद्दाफी ने राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में तख्ता पलट को बदलाव और शुद्धिकरण के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा
कि यह लोगों की मांगों का जवाब था। उस समय ज्यादातर लोगों ने तख्ता पलट का स्वागत किया क्योंकि वे राजा इदरीस के शासन से नाखुश थे। हालांकि बाद में गद्दाफी एक तानाशाह बन गए और उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन भी किया। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान उन्हें मार गिराया गया। दिसंबर 1969 को गद्दाफी के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस समय राजनीतिक विरोधियों ने गद्दाफी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। गद्दाफी ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और विरोधियों को दबाने के लिए क्रूर कदम उठाए। उन्होंने अपने विरोधियों को एक एक करके मार डाला, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया। गद्दाफी ने लीबिया में रहने वाले इटली के नागरिकों और यहूदी समुदाय के लोगों को भी देश से निकाल दिया। उन्होंने सरेआम फांसी देकर विरोधियों को डराने की कोशिश करी। गद्दाफी के इन क्रूर कदमों ने उनके खिलाफ विरोध की नींव रखी। अमेरिकी विदेश मंत्री से प्यार जताने का दिलचस्प किस्सा एक गद्दाफी की जिंदगी में भी जुड़ा है। यह सच है कि गद्दाफी को ताकतवर महिलाओं से विशेष लगाव था। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त भी किया था। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने पत्रकार से कहा कि वह अमेरिकी विदेश मंत्री मैडलिन एल्ब्राइट के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे उनसे बहुत प्यार करते हैं और अगर वह उनके लिए ऐसा सोचती हैं तो उन्हें टीवी पर आते समय हरे रंग की पोशाक पहननी चाहिए। इस तरह पूर्व राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री रही कॉन्डोलीसा राइस के प्रति भी उनका विशेष लगाव था। गद्दाफी का यह व्यवहार उनके व्यक्तित्व का एक जटिल पहलू था। यह सच है कि गद्दाफी की नीतियां विरोधियों का दमन करने वाली थीं। उन्होंने अपने शासन को बनाए रखने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। यही वजह थी कि कई लोग उनको संकी भी कहते थे। धीरे धीरे गद्दाफी ने कई देशों की सरकारों को प्रतिबंधित कर दिया। इसने लीबिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई आतंकी हमलों में लीबिया का नाम सामने आने लगा, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि खराब हुई। 1986 में वेस्ट बर्लिन डांस क्लब में हुए बम विस्फोट में लीबिया का नाम आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कार्रवाई की। उन्होंने ट्रिपली स्थित गद्दाफी के निवास पर हवाई हमला किया। यह घटना गद्दाफी के शासन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनके खिलाफ विरोध और मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गद्दाफी के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया। नेटो गठबंधन ने हवाई हमले किए, जिसमें गद्दाफी का एक बेटा भी मारा गया। विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। जून 2011 में मामला आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंचा। आईसीसी ने गद्दाफी, उनके बेटे सैफ अल इस्लाम और उनके बहनोई के खिलाफ अत्याचार के आरोप में वारंट जारी किया। जुलाई में दुनिया के 30 देशों ने लीबिया में विद्रोहियों की सरकार को मान्यता दे दी। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को उनके गृहनगर स्थित सिरते में मार गिराया गया। उनकी मृत्यु के तरीके को लेकर अभी भी संशय है। कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु नाटो के हवाई हमले में हुई, जबकि कुछ का कहना है कि विद्रोही लड़ाकों ने उन्हें मार गिराया। आज भी इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है। तो यह थी लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी की कहानी। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा, कृपया इसे लाइक करें और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने वाले उल्लेखनीय व्यक्तियों के बारे में ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल 1000 में। आज के एपिसोड में हम आपको उस कमज़ोर बच्चे के जीवन की कहानी बताएंगे जो बाद में चल के सोवियत संघ का सबसे दमदार और कद्दावर तानाशाह बना और जिसने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहली हार का स्वाद चखाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ स्टालिन की।
जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 में जॉर्जिया के एक बहुत छोटे से शहर गोरी में हुआ था। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे और उनकी मां कपड़े धोया करती थी। स्टालिन के पिता को शराब पीने की बुरी लत थी। वो घर आने के बाद स्टालिन और उनकी मां से बहुत बुरी तरह मारपीट करते थे। अपने पिता के क्रूर व्यवहार की वजह से स्टालिन बचपन से ही हिंसा और शक्ति के प्रति एक आकर्षित व्यक्ति बन गए थे। उनकी यह क्रूरता आगे चल के अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। स्टालिन का बचपन का नाम जोसेफ विसियरोनोविच जुगाशविली था। स्टालिन बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति थे। उन्होंने पढ़ाई में काफी मन लगाया था। उन्होंने एक स्थानीय कॉलेज में कानून की पढ़ाई की थी। यह भी चीज काफी रोचक है, लाखों लोगों की हत्या करने वाला एक क्रूर तानाशाह को बचपन में बच्चे बहुत परेशान किया करते थे, क्योंकि वो एक कमजोर और दुबले पतले शरीर के व्यक्तित्व थे। स्टालिन बचपन से ही बहुत कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर एक आग जल रही थी। वह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते थे। स्टालिन ने क्रांतिकारी राजनीति में कदम रखा। वह वॉल्शेविक पार्टी के सदस्य बने। 1917 में वॉल्शेविक क्रांति के बाद स्टालिन सोवियत संघ की सरकार में शामिल हो गए। स्कूल छोड़ने के बाद स्टालिन सरकार विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो गए। उन्होंने मजदूरों के प्रदर्शन और हड़तालों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुए वॉल्शेविक आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। स्टालिन बैंक डकैतियों समेत कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहे। इस तरह से इकट्ठा हुए पैसे वो वॉल्शेविक पार्टी के फंड में जमा किया करते थे। उन्हें 1902 से और 1913 के बीच कई बार जेल का भी सामना करना पड़ा। स्टालिन के परिवार का जीवन उनके शासनकाल के दौरान काफी कठिनाइयों से गुजरा। उनकी पत्नी एकैटरीना की मौत शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी। उनकी दूसरी पत्नी नादेदा भी स्टालिन के व्यवहार से काफी परेशान रहती थी। इसी परेशानी की वजह से उन्होंने बाद में आत्महत्या भी की थी। स्टालिन के बेटे भी शराब की लत में काफी डूबे रहते थे, जिसकी वजह से उनका भी जीवन बहुत अच्छा नहीं बीता। स्टालिन की बेटी श्वेतलाना भी स्टालिन से काफी नफरत करती थी। उन्होंने स्टालिन के शासनकाल के दौरान उनके खिलाफ कई बार आवाज उठाई। इन बच्चों के अलावा स्टालिन के और भी कई बच्चे थे जो उनकी शादी के अलावा दूसरे संबंधों से हुए थे। 1912 में स्टालिन ने लेनिन के कहने पर उन्हें पहली बार वॉल्शेविक पार्टी में नियुक्त किया। नवंबर 1917 में हुई वॉल्शेविक क्रांति के बाद वॉल्शेविक पार्टी ने रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सार को गद्दी से हटा दिया। लेनिन सोवियत संघ के पहले राष्ट्र प्रमुख बन गए और इस अवधि में स्टालिन का कद बढ़ता रहा। 1922 में वह कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सेक्रेटरी जनरल बन गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने विरोधियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और पार्टी पर अपनी सत्ता कायम कर ली थी। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने खुद को सोवियत संघ का तानाशाह घोषित कर दिया। स्टालिन के शासनकाल को भी अक्सर तानाशाही के रूप में ही देखा जाता है। स्टालिन ने अपने शासनकाल के दौरान लाखों लोगों की हत्या करवा दी थी, उन्हें यातनाएं दी या निर्वासित कर दिया था। उन्होंने अपने विरोधियों को दबाने के लिए एक पुलिस राज्य का भी गठन किया। स्टालिन एक विवादास्पद और जटिल व्यक्तित्व के आदमी थे। उनकी नीतियों ने सोवियत संघ में विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने लाखों लोगों को मरवाया भी था। स्टालिन की दूसरे विश्व युद्ध में सबसे बड़ी उपलब्धि हिटलर को हराना था। 1939 में हिटलर ने स्टालिन के साथ एक समझौता किया था, जिसको मॉस्को एक्ट बोला गया, जिसको मॉस्को संधि के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत जर्मनी और सोवियत संघ ने पोलैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जर्मनी ने पोलैंड के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और सोवियत संघ ने पूर्वी हिस्से पर। इस समझौते के बाद स्टालिन और हिटलर ने एक दूसरे का सहयोग किया और बाल्टिक देशों के साथ साथ फिनलैंड पर भी हमले किए थे। अब बात करते हैं
कि इस कद्दावर तानाशाह की मौत कैसे हुई, उसने कैसे बिताए अपने जिंदगी के आखिरी पल। स्टालिन ने 28 फरवरी 1953 को अपने 4 सहयोगी जॉर्जी मेलेनिकोव, लावेरेंट बेरिया, निकिता खुर्श्चेव और निकोलाई बुल्गानिन को अपने डाचा पर एक फिल्म देखने के लिए बुलाया। यह पार्टी 1 मार्च सुबह 4 बजे तक चली थी। स्टालिन ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया था कि जब तक वह दरवाजा ना खोले कोई भी उनके कमरे में ना आए। 1 मार्च को पूरे दिन स्टालिन के दरवाजे नहीं खुले, ना ही उनके रूम की लाइट्स जली थी। रात को 10 बजे के करीब जब अंगरक्षकों ने स्टालिन का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि स्टालिन जमीन पर गिरे हुए पड़े हैं। उनके शरीर के दाहिने हिस्से पर लकवा मार गया था। उन्होंने अपने पैजामे में पेशाब कर दी थी। उनके पास ही प्रावदा अखबार और मिनरल वाटर की एक बोतल भी पड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद भी उनके अंगरक्षकों ने डॉक्टर को नहीं बुलाया था। 3 तारीख तक सारे बड़े नेता उनसे मिलने आते रहे, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर को बुलाने की जहमत नहीं समझी। 5 मार्च 1953 को सुबह 9:50 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्टालिन की मौत को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। कुछ लोग स्टालिन की मौत को नेचुरल डेथ बोलते हैं और कई लोग ये बोलते हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। जो लोग नेचुरल डेथ के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि स्टालिन पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्हें पहले ही कई बार स्ट्रोक आ चुके थे, उन्हें ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी। और जो लोग जहर के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि स्टालिन की मौत अचानक हुई थी। इसी के साथ डॉक्टरों को भी बुलाने में बहुत देर की गई। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत संघ की कमान निकिता खुर्श्चेव के हाथ में आई और उन्होंने बेरिया को मरवा डाला। स्टालिन की मौत सोवियत संघ के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी मौत के बाद सोवियत संघ की सत्ता में और उनकी रूलिंग सिस्टम में बहुत सुधार हुए। तो यह थी कहानी सोवियत संघ के पहले और आखिरी सबसे कद्दावर, सबसे दमदार नेता और वहां के तानाशाह स्टालिन की। नहीं, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो ग्लोबल 1000 में, जहां हम आपको इतिहास की उन हस्तियों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी है, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर रखा है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुस्लिम आक्रांता के बारे में जिसके पहले इन्वेजन के बाद ये बोला गया कि यहाँ से शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में इस्लामीकरण की। जी हाँ, सही पहचाना। ये कहानी है मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम का नाम इतिहास को जानने वालों ने जरूर सुना होगा। एक ऐसा इस्लामी आक्रांता जिसका जीवन काल मात्र 20 वर्षों का रहा, लेकिन उसने ऐसे ऐसे कुकृत्य किए कि इतिहास उसे आज भी लानतें भेजता है। सिंध के राजा दाहिर के साथ हुए उसके युद्ध को भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम के सबसे शुरुआती आक्रमणों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान में उसे लेकर आज भी बहस होती है, क्योंकि पाकिस्तानी एक हिंदू राजा दाहिर को भला कैसे अपना पूर्वज बता सकते हैं। अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला करके वहां कब्जा किया, तब वो मात्र 15 से 17 वर्ष का था। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में मुस्लिम थे और राजा दाहिर की सेना में हिंदू।
जब उसने सिंध को जीतकर आगे बढ़ने की तैयारी की तो उसने साथ में भारतीयों को भी अपनी फौज में जोड़ लिया, जो गरीब थे और जिनके पास रुपए कमाने के लिए कोई जरिया नहीं था। उसे फौज में लेकर कासिम ने युद्ध लड़ना शुरू किया। सिंध के इतिहास की एक पुस्तक चचनामा, उसमें वर्णन है कि कैसे मुस्लिमों ने सिंध पर कब्जा किया। इसे अली अहमद ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि जब युद्ध में राजा दाहिर मारे गए तो उसके बाद उनकी 2 बेटियों को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन दोनों को दमिश्क, जिसे दमास्कस के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भेज दिया। उस वक्त उम्मयद वंश की राजधानी थी। आज आतंक से पीड़ित यह जगह सीरिया की राजधानी है। राजा दाहिर की दोनों बेटियां युवा ही थीं। कुछ ही दिनों बाद इस्लाम के खलीफा ने उनके बारे में सुना और दोनों को अपने दरबार में बुलाया। राजा दाहिर की बड़ी बेटी का नाम सूर्य देवी था और छोटी बेटी का नाम था परमला देवी। खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक सूर्य देवी के सौंदर्य को देख मोहित हो गया और उसके भीतर हवस की आग जाग उठी। इसके बाद उसने आदेश दिया कि परमला देवी को वहां से ले जाया जाए, जिसके बाद उसने राजा दाहिर की बड़ी बेटी सूर्य देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। वहां खलीफा को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों बहनों को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा था और इस दौरान कासिम ने उनका रेप भी किया था। यह जानने के बाद खलीफा का खून खौल उठा और उसने तुरंत कलम दवात निकालकर कागज मंगवाई। असल में तो खलीफा इस बात से नाराज था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी के सतीत्व को भंग कर दिया है, जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ उसे यानी खलीफा को ही था। वो इस बात से नाराज था कि उससे पहले किसी ने इन लड़कियों का रेप कैसे किया। उसने तुरंत आदेश जारी किया, मोहम्मद बिन कासिम जहां भी और जिस भी अवस्था में हो उसे कच्चे खाल में सिलकर खलीफा के दरबार में पेश किया जाए। इसके बाद खलीफा का आदेश मानते हुए उसके सैनिक ने उसे बैल के चमड़े में सिलकर एक ट्रंक में डाल दिया और दमास्कस की ओर भेज दिया। कहते हैं कि खलीफा के आदेश के मुताबिक उसने ही सैनिकों से ऐसा करने को कहा था। हालांकि रास्ते में ही कासिम की मौत हो गई थी। जिस अल्लाह के नाम पर उसने मारकाट और खून खराबा मचाया था वो उसे ही प्यारा हो गया। खलीफा उसकी लाश देखकर बहुत खुश हुआ था। हालांकि इस्लामी इतिहास के हिसाब से लिखा गया चचनामा इसके बाद यह भी लिखता है कि सूर्य देवी ने अपने पिता राजा दाहिर की हत्या का बदला लेने के लिए खलीफा से झूठ बोला था और इसका पता चलते ही खलीफा ने दोनों बहनों को घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। इतिहासकारों में कासिम की मौत के कारण को लेकर मतभेद है। एक वर्ग कहता है कि उसके ही चचेरे भाई इजाज ने गुटबाजी करके खलीफा को उसके खिलाफ भड़काया था। कई वर्षों तक सिंध और मुल्तान अरब के शासन में रहा। खलीफाओं के कमजोर पड़ते ही वहां के क्षेत्रों ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। यहां आजकल दावा किया जाता है कि 18 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग होता है और बच्चा होता है, लेकिन यह भी तथ्य है कि उस बच्चे की परवरिश किस माहौल में हुई है और उसे क्या सिखाया गया है, उसके क्रियाकलाप और उस पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए इस्लामी आक्रांताओं में लगभग सारे मूर्ति भंजक और क्रूर हत्यारे ही हुए। तो यह थी कहानी मोहम्मद बिन कासिम की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल ग्लोबल 1000 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।